नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के इस खास संस्करण में आपका स्वागत है। इस संस्करण को आप पिछले संस्करण का अगला हिस्सा मान सकते हैं, जहां हमने बाजार के एकाधिकारों पर बात की थी। दिल्ली के दमघोंट धुएं के बीच लोग पूछ रहे हैं कि भारत का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पॉल्यूशन रेगुलेटर कहाँ गया। जैसे कुछ महीने पहले लोग मुंबई में ये पूछ रहे थे कि जेन स्ट्रीट जब बाजार में घोटाला कर रही थी तो सेबी कहाँ गया था, या जैसे कि विमान यात्री भारत में पूछ रहे हैं कि डीजीसीए ने क्या किया जबकि इंडिगो के पास पर्याप्त पायलट नहीं थे। मुक्त बाजार की पहली चुनौती पर हमने पिछली बार चर्चा की थी, दूसरी बार हम आ रहे हैं एक दूसरे विषय पर। लेकिन उस पर आने से पहले हम आपको ले चलते हैं ब्रिटेन। अगर आप ब्रिटेन जा रहे हैं तो केवल लंदन में ही मत रुकें। दक्षिण में कार्नवाल के तट पर फालमाउथ जरूर जाएं। वहाँ एक नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम है जहाँ टाइटेनिक की कहानियाँ सुनाई और दिखाई जाती हैं। यहाँ पर लकड़ी की एक नाव है, लाइफ बोट नंबर 13, करीब 30 फीट लंबी। टाइटेनिक के डूबने की रात 55 लोगों को बचा कर लाई थी। दीवार पर 55 लगेज टैग लटक रहे हैं। हर एक पर एक नाम है, उम्र है, सपना है। एक 22 साल की दुल्हन अमेरिका जा रही थी, एक 45 साल का मजदूर नई जिंदगी की यात्रा पर था। मगर जो बात यहाँ आने वाले हर पर्यटक की रूह कपा देती है वो ये कि जो लाइफ बोट नंबर 13 यहाँ दिखाई गई है उस पर 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन सिर्फ 55 ही बचे। लाइफ बोट नंबर 1 में 40 की जगह केवल 12 लोग चढ़ पाए। पूरी टाइटेनिक पर जितनी लाइफ बोट थी उनसे 1178 लोग बचाए जा सकते थे, मगर केवल 706 लोग ही बचे। तो लोग इसलिए नहीं मरे कि लाइफ बोट नहीं थी, मरे इसलिए कि नावें आधी खाली छोड़ दी गई थीं। क्रू को पता नहीं था कि कितने लोग नावों पर बैठ सकते हैं। यात्रियों को पता नहीं था कि किसी संकट की स्थिति में कहाँ जाना है। कभी कोई ड्रिल नहीं हुई। लाइफ बोट भी थी मगर लाशें भी थीं। आइए टाइटन के इस रूपक के सहारे भारत लौटते हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ या होता रहा है कि भारत में तमाम रेगुलेटर हैं, उनके पास सुपर पावर है, मगर वे कुछ रोक नहीं पाते, कुछ बचा नहीं पाते और जवाबदेही कहीं नहीं है। 2022 में गाम्बिया में 70 मासूम बच्चे मारे गए भारत की फार्मास्यूटिकल कफ सिरप से, भारत की मेड इन फार्मास्यूटिकल से बनी कफ सिरप पीने से। उसी साल उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मारे गए, यहाँ भी सिरप में जहर था। दोनों में डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का जहर पाया गया और इसी साल मध्य प्रदेश में फिर 22 बच्चे मरे। यूपी में भी जहरीली दवा बच्चों को बीमार कर गई। दवाओं की नियामक संस्था CDSCO को पता था, इंस्पेक्शन भी हुए थे, लेकिन कोई सीनियर अधिकारी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। फिर वही कहानी, मौत के बाद जांच और जांच के बाद खामोशी। जरा देखिए, इंडिगो कह रही है कि DGCA को सब पता था कि कितने पायलट हैं, मगर DGCA अब कारण पूछ रहा है कि आखिर इंडिगो अपने संचालन क्यों नहीं कर सकी। और इस बीच हजारों लोग देश के हवाई अड्डों पर फंस गए। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन का पूरा सिस्टम बैठ गया। DGCA सिर्फ तमाशबीन रहा, किया कुछ नहीं। शेयर बाजार में करोड़ों का नुकसान हुआ, निवेशकों को जेन स्ट्रीट लूट ले गई। सेबी की जांच और कार्रवाई नहीं, देरी मिसाल बन गई। यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री का धंधा NAC और UGC के बावजूद चलता है। ऐसी असंख्य घटनाएं हैं। इनको अगर आप एक साथ जोड़ें तो ये एक बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। नियामकों के पास राजा जैसी ताकत है, मगर प्रजा यानी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। यानी कि टाइटेनिक की तरह हमारे यहाँ भी लाइफ बोट तो हैं, नाम बड़े बड़े हैं, सेबी, DGCA, CDSCO, कंपटीशन कमीशन, TRI, NMC, NAC, MCI। इनके पास कागज पर अपार शक्तियां हैं। कंपनियों को बंद करने की ताकत, लाइसेंस रद्द करने की ताकत, करोड़ों जुर्माना लगाने की क्षमता। मगर जब हादसा होता है तब ये लाइफ बोटें आधी खाली रहती हैं या गलत दिशा में चली जाती हैं। भारत के नियामकों की असफलता कोई नई बीमारी नहीं है, ये हमें विरासत में मिली है, ब्रिटिश राज से आई। उस जमाने में एक कलेक्टर के पास राजस्व वसूली, न्याय और कानून व्यवस्था तीनों का अधिकार होता था। उसका काम नियंत्रण करना होता था, सेवा करना नहीं। आज़ादी के बाद हमने अंग्रेजों को हटाया मगर उस ढांचे को नहीं बदला, बस चेहरे भारतीय हो गए। आज हमारे नियामक संस्थान नियंत्रण तो कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम, भव्य दफ्तर, मोटे बजट, कई शक्तियाँ, मगर ये कोई नहीं पूछता कि इन नियामकों ने किया क्या और इसके परिणाम क्या निकले। इनके कामकाज का कोई स्वतंत्र ऑडिट नहीं है, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि दवाओं की, जहरीली दवा पीकर मरने वालों से लेकर इंडिगो की पूरी फ्लाइट व्यवस्था असफल होने तक कोई भी व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं। मुझे एल फ्रैंक बाम की कहानी याद आ गई, शायद आपने पढ़ी होगी। कहानी थी विज़ार्ड ऑफ ओज़। एक जादूगर एमेराल्ड सिटी नाम की एक जादू नगरी बनाता है।
टोटो जो इस कहानी का नायक है वो इस जादू का रहस्य जानना चाहता है, और वो भीतर जाकर जब पर्दे के पीछे देखता है तो एक छोटा सा आदमी तरह तरह के लीवर से रोशनी बढ़ाने वाली मशीनों और आवाज़ बदलने वाले माइक्रोफोन के साथ सामने ये एमेरल्ड सिटी का तमाशा कर रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं, भव्य उद्घाटन, खनकते नामों वाली स्कीमें, डैशबोर्ड से बनी एमेरल्ड सिटी जैसा हो गया है हमारा मुल्क। जैसे कि पूरे देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना हेडलाइन है और इंडिगो की बदहाली बॉटम लाइन, ग्लोबल फार्मेसी हेडलाइन है और जहर पीकर मरते बच्चे बॉटम लाइन, सेमीकंडक्टर परियोजनाएं, सोलर एनर्जी हेडलाइन है और धुएं में घुटती दिल्ली बॉटम लाइन। हमारी व्यवस्था का अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र तीनों ही लड़खड़ा गए हैं। हम भीतर से खोखले क्यों हो रहे हैं? क्या हम एक घोस्ट स्टेट के भीतर रह रहे हैं? आइए आपको भारत के रेगुलेटर्स की जादू नगरी के भीतर ले चलते हैं। ये बात करना इस वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे कितने नियामक, कैसे अधिकार? सवाल सही है। हम तो दावा करते हैं कि हमारे रेगुलेटर दुनिया में सबसे अच्छे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? रेगुलेटरी रिफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव थे, जिनमें सरकारें कानून बनाती हैं मगर उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी किसी खास उद्योग विशेष के रेगुलेटर की होती है। उदारीकरण का दौर आया तो सरकारें कारोबार और बिजनेस से अलग हुई, निजी क्षेत्र आया और इन दोनों के बीच में बिठाए गए रेगुलेटर। क्योंकि सरकार के पास हर तरीके की विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियामक बनाए गए और 20वीं सदी के अंतिम दशक के बाद अच्छे और मजबूत ट्रांसपेरेंट रेगुलेटर होना एक स्वस्थ मुक्त निजी बाजार की शर्त बन गया। भारत में यह सफ़र सेबी और टीआरआई के साथ शुरू हुआ, फिर तो इनकी कतार लग गई। भारत में दो तरीके के रेगुलेटर हैं, एक डिपार्टमेंटल रेगुलेटर, विभागीय नियामक जैसे डीजीसीए और सीडीएससीओ, और दूसरे हैं स्वायत्त, जिनको कानूनी तौर पर स्वायत्तता मिली है, वैधानिक नियामक हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटर जैसे सेबी, आईआरडीआई, यूजीसी और सीसीआई। कागज़ों पर देखिए इनके पास राजा जैसी ताकत है। सेबी किसी की भी संपत्ति फ्रीज कर सकता है, उसे बाजार से बाहर कर सकता है। डीजीसीए पूरी एयरलाइन ग्राउंड कर सकता है। सीसीआई के पास 3 साल तक के टर्नओवर के 10% तक का जुर्माना लगाने की ताकत है। सीडीएसओ जो ड्रग रेगुलेटर है वो दवा की पूरी फैक्ट्री बंद करा सकता है। यूजीसी किसी भी यूनिवर्सिटी को जो कि फर्जी तौर पर चल रही है उसे बंद करके उसकी सारी डिग्रियां रद्द कर सकता है। लेकिन इस ताकत के बनिस्बत निगरानी कितनी कम है। अब एक एक करके देखते हैं कि पिछले 5-10 साल में ये ताकतवर संस्थाएं दरअसल क्या कर रही थीं और क्या नहीं कर पाईं। यह सारी जानकारी सार्वजनिक है, इसके लिए किसी खोजपूर्ण रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बस हम अपने आसपास घटती सुर्खियों के पार नहीं देख पाते, ये हमारी दिक्कत है। सबसे पहले दवाओं को लेते हैं। सीडीएसओ यानी सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर भारत के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की या दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी की साख की जिम्मेदारी है। कागज पर सीडीएससीओ भारत की दवा सुरक्षा का सबसे बड़ा रखवाला है। लाइसेंस देना, रद्द करना, फैक्ट्री सील करना, निर्यात रोकना, ये सब इसके हाथ में है। लेकिन पिछले दशक की कहानी कुछ और है। 2011 से 2014 के बीच मेडिन फार्मास्यूटिकल्स बिहार और केरल में कई बार क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई। वियतनाम में 2014 में से ब्लैकलिस्ट किया गया, फिर भी सीडीएससीओ ने कुछ नहीं बदला। जब 2022 में 70 बच्चे मरे तो वही मेडिन की सिरप, वही जहर डाइथिलीन ग्लाइकोल इसमें पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शोर मचा तो सीडीएसओ ने इंस्पेक्शन किया और कहा कोई दिक्कत नहीं है। 2022-23 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मरे, एक दूसरी कंपनी की सिरप थी। मार्च 2023 में उसका लाइसेंस रद्द हुआ, पर सीनियर अधिकारी पर, नियामकों के बीच किसी सीनियर अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश में 50 बच्चे मरे, फिर वही जहर, और 2025 में फिर अभी 22 बच्चों के मरने की खबर। इस वक्त जब आप इसे देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जहरीली दवा पकड़ी गई है, जांच चल रही है, बच्चे बीमार हुए हैं। पैटर्न क्या था इसे समझिए। पहले से जानकारी थी, पहले से ब्लैकलिस्टिंग थी, फिर भी दवा बाजार में आई, मौत के बाद फैक्ट्री सील हुई, मालिक गिरफ्तार, नियामक पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। डब्ल्यूएचओ ने 2025 में साफ कहा था कि भारत में घरेलू बाजार की दवाओं की जांच में गंभीर खामियां हैं। लेकिन क्या आज तक आपने सुना कि सीडीएसओ का कोई परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ? शायद नहीं। अब आइए दूसरे नियामक पर, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी के पास अधिकार हैं कि वे किसी भी संस्था को जो अवैध रूप से चल रही उसे फर्जी घोषित कर दे, उसकी डिग्रियां रद्द कर दे। पर असलियत यह है कि असंख्य छद्म वाली यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस, दिल्ली बाइबल ओपन, विशाखापत्तनम लगातार चलती रहती हैं, कभी नाम बदल देती हैं, कभी पता। 2025 में कुछ 22 फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही थी। यूजीसी का जवाब है
कि इन्हें बंद करने की ताकत राज्य सरकारों के पास है। यानी यूजीसी सिर्फ लिस्ट बना सकता है, बंद कौन करेगा? कोई नहीं। 20 साल से फर्जी संस्थाएं चल रही हैं, लाखों छात्र ठगे जाते हैं। हम यूजीसी की क्षमताओं पर, नियामक पर सवाल नहीं उठाते। अब आइए कंपटीशन कमीशन पर। सीसीआई जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, वो कंपनी के 3 साल के टर्नओवर तक का जुर्माना लगा सकती है। पर हकीकत यह है कि 2009 से अभी तक 20,350 करोड़ रुपए के जुर्माने लगाए गए, जिसमें से 91% जुर्माने कोर्ट में रद्द हो गए, पलट दिए गए। शुगर मिल कार्टेल का केस 10 साल चला, आखिर में सीसीआई को केस बंद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि सेक्शन 48 के तहत, सीसीआई एक्ट के सेक्शन 48 के तहत व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए, लेकिन ठीक से व्यक्तिगत नोटिस नहीं जा पाते। 15 साल में सीसीआई से कभी पूछा नहीं गया और ना सरकार ने पूछा कि हमारी कंपटीशन की जांच इतनी कमज़ोर क्यों है। हमारे देखते देखते एयरपोर्ट में, एविएशन में, टेलीकॉम में, यूपीआई में, एप टैक्स में, टैक्सी में, क्विक कॉमर्स में मोनोपोली और डुओपोली बन गई, लेकिन सीसीआई देखता रह गया। एनबीएमएस को भी ले लीजिए, जो मेडिकल पीजी की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है, पर यहाँ भी वही समस्या, परीक्षा का क्राइटेरिया पता नहीं, मूल्यांकन में 1000 खामियां, अदालतों से बार बार लताड़ लगाई जाती, ठीक से परीक्षा भी नहीं करा पाते, पब्लिश नहीं कर पाते रिजल्ट्स को। अस्पतालों को मान्यता देते हैं, सालाना फीस लेने की इजाज़त देते हैं, लेकिन अस्पताल ट्रेनिंग देने लायक नहीं है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा कि नीट पीजी को 2 शिफ्ट में कराने की जिद छोड़नी होगी। डेटा सिक्योरिटी नहीं है एनबीएस में, एनबीईएमएस में सूचनाएं लीक होती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मेडिकल काउंसिल कमेटी को नतीजा दे दिया और उसके बाद काम खत्म, राज्य सरकारें जाने। इस संस्था का कोई परफॉर्मेंस रिव्यू अभी तक पता नहीं चला। और अब देखिए सेबी को, 2023 से अब तक 2 बड़ी घटनाएं लेते हैं, लंबे केस है। अदानी हिंडनबर्ग केस 2023 से जारी था। जनवरी 2023 में रिपोर्ट आई, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप गायब हुआ। सेबी को 24 महीने में रिपोर्ट देनी थी, 6 बार एक्सटेंशन लिया। 2025 तक भी फाइनल नतीजा नहीं आया, कोई अंतरिम चेतावनी निवेशकों को नहीं दी गई। जेन स्ट्रीट केस, 2 साल से अलार्म बज रहे थे, अंततः घोटाला पकड़ा गया, 4,843 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अपील की प्रक्रिया में खामियां निकल आईं, जांच के बाद सीनियर अधिकारी ट्रांसफर कर दिए गए, कोई जवाबदेही नहीं। खुद सेबी के बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। एनएससी का कोलोकेशन स्कैम हमारे सामने है। जांच धीमी, कार्रवाई देर से, सेबी हमेशा सोती हुई पाई जाती है। एक और रेगुलेटर लेते हैं, डीजीसीए का किस्सा आपके सामने है। इंडिगो का पूरा शेड्यूल धराशायी हो गया, हजारों फ्लाइट्स रद्द, लाखों यात्री फंसे। डीजीसीए को हर दिन का डेटा मिलता है, क्रू की शॉर्टेज का, थकान के संकेत का, फिर भी इंडिगो को छूट पर छूट क्यों दी गई? नियम बाद में सस्पेंड किए गए। संकट जब चरम पर पहुंचा तो डीजीसीए ने कहा हम निगरानी कर रहे थे, मगर कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। आईआरडीआई को भी ले लीजिए, ये भी एक बड़ा नियामक है। सख्त नियम बनाए कि कैशलेस क्लेम 1 घंटे में अप्रूव होगा। 2024-25 की स्थिति है कि कैशलेस क्लेम का अनुपालन तो 87% दिखाया जाता है, पर हजारों केस में देरी है और रिजेक्शन है। अभी तक केवल 11 शोकॉज नोटिस जारी किए गए। ना तो बीमा कंपनियों पर और न अस्पतालों पर किसी तरीके का कोई जुर्माना नहीं। उपभोक्ताओं को कितनी हानि हो रही है कैशलेस क्लेम ना मिलने पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर, इसका कोई आकलन नहीं। आईआरडीआई की वेबसाइट पर डैशबोर्ड तो बड़ा तो चमकता है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं बदलता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिवाली के आसपास हर साल दिल्ली की हवा जहर बन जाती है। 2025 की स्थिति में 37 एयर क्वालिटी स्टेशन में से केवल 9 काम कर रहे थे। भारी वैकेंसीज हैं, बजट की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को अवमानना के नोटिस दिए हैं, सीपीसीबी पर कोई उंगली नहीं उठाता। गार्प 4 के नियम लागू करने में भी देरी हुई और दिल्ली की जो परिस्थिति है, या दिल्ली के आसपास की जो परिस्थिति है, वो बेहद भयावह है। एफएसएसआई एक और रेगुलेटर, हम सिर्फ वही रेगुलेटर चुन रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। खाने में जहर, लेकिन लाइसेंस फिर भी बना रहा है। लाइसेंस बिना जांच किए दिए जा रहे थे। टेस्टिंग लैब की भारी कमी है। तमाम मसाले जो विदेश में रिजेक्ट हो गए वो भारत में बिक रहे हैं। एफएसएसआई ने जांच शुरू की, किसी मसाले पर एक्शन नहीं हुआ। एनएबीएच अस्पताल को मान्यता देता है कागज़ पर, प्रमाण पत्र पूरी तरह स्वैच्छिक है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सिर्फ 11 राज्यों में लागू हुआ है। ज़्यादातर अस्पतालों के मानक पता नहीं है। मरीज की सुरक्षा का कोई कानूनी दबाव नहीं है। अगर आप इन सभी को एक साथ देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, और उस पैटर्न में पहली चीज़ पता चलेगी कि ताकत बहुत है। दूसरी चीज़, समस्या, संकट और घोटाले, व्यवस्था बिगड़ने के संकेत इनके पास, इन नियामकों के पास पहले से आ जाते हैं। फिर भी रोकथाम नहीं होती। संकट के बाद दिखावटी कार्रवाई होती है। नियामक पर कोई असर नहीं होता, नियामक की परफॉर्मेंस का कोई ऑडिट नहीं होता, और कोई सीनियर अधिकारी जिम्मेदार नहीं होता। तो आपका सवाल होगा कि अगर नियामक ही असफल हैं तो बाजार या कंपनियां चलेंगी कैसे? आखिर दवा, शिक्षा, उड्डयन, शेयर बाजार, अस्पताल
अलग अलग क्षेत्रों में एक तरह की ही नाकामी क्यों आती है? अब आप समझिए अंदर की बात, जिस पर संसद में सवाल उठने चाहिए। क्या आपको पता है कि हमारी पूरी नियामक व्यवस्था शुरू से ही अकाउंटेबिलिटी फ्री है या जवाबदेही से रहित है? इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यानी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहले आप एक टेबल देखिए जो आपके सामने है और इनके मुख्य अधिकार, इनके निगरानी के तरीके और इनके आखिरी परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में जानकारी इस टेबल में मिलती है। 4 बड़ी संरचनात्मक खामियां हैं भारत के रेगुलेटरी सिस्टम में। नंबर 1, कोई स्वतंत्र निगरानी बोर्ड है ही नहीं। पूरी दुनिया में अच्छे नियामक संस्थाओं के ऊपर एक विशेषज्ञ बोर्ड होता है जो हर साल इन नियामकों से सवाल पूछता है कि जिसके लिए उसे बनाया गया था वो उसने किया भी कि नहीं। भारत में ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। सेबी, सीडीएस-सीओ, यूजीसी सब सीधे मंत्रालय या संसद को रिपोर्ट करते हैं जहां कोई विशेषज्ञ नहीं है। और चूंकि सरकार के पास विशेषज्ञता नहीं थी इसीलिए नियामकों को बनाया गया, तो ब्यूरोक्रेसी जो इन मंत्रालयों में बैठी है वो इन नियामकों की परफॉर्मेंस नाप ही नहीं सकती। नतीजतन यूजीसी 20 साल से फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट चिपकाता रहता है, बंद एक भी नहीं कर पाता। दूसरा, जब स्वतंत्र निगरानी नहीं तो भारत के नियामक सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सारी जवाबदेही कोर्ट के भरोसे छोड़ दी गई है। यानी अगर नियामक फेल होता है तो अदालत जाकर आप वहां से इलाज या करेक्शन मांग सकते हैं। सरकार नियामकों से मानो ये कहती है कि गलती करो कोई बात नहीं है, कोर्ट सुधार देगा। कंपटीशन कमीशन ने 20,000 करोड़ के जुर्माने लगाए, अधिकांश कोर्ट ने पलट दिए। हर बार सालों लग जाते हैं कोर्ट में। नियामक पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो व्यवस्था को सही करे या रोके, और उसे पता है कि अगर कुछ भी असफल होगा तो कोर्ट में केस लड़ा जाएगा और कोर्ट फैसला करेगा। जैसे टेलीकॉम को लें, कंपनियों से रेवेन्यू वसूलने के और रेवेन्यू लगाने के नियम इतने बार बदले गए, अदालत तक गए, नियामक बराबर बस मोहर लगाता रहा। दूसरी बात जो भारत के नियामक ढांचे की सबसे बड़ी समस्या, जिसके कारण आप दवाओं में, उड्डयन में समस्या देख रहे हैं, अधिकार बटे हुए हैं, जिम्मेदारी किसी की नहीं। दवा का नियंत्रण केंद्र में सीडीएस-सीओ के पास है और राज्य में अलग अलग ड्रग कंट्रोलर हैं। लैब नहीं, इंस्पेक्टर नहीं, डिजिटल सिस्टम नहीं, इसलिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, मध्य प्रदेश, हर जगह एक ही जहर, एक ही बहाना, राज्य का मामला है राज्य देखेगा। और जनता को, अगली बात, जनता को कोई सीधा हिसाब नहीं। नियामकों के लिए कोई नागरिक चार्टर नहीं है, शिकायत निवारण पर कोई बाध्यकारी समय नहीं है, परफॉर्मेंस का कोई पब्लिक स्कोर कार्ड नहीं है। ये 4 खामियां मिलकर भारत में रेगुलेटरी सिस्टम को एक खतरनाक फार्मूले में बदल देती हैं। असीम ताकत, जीरो निगरानी, बटी हुई जिम्मेदारी और जनता से दूरी। तो हमें मिलता है कि पूरे एविएशन बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाती हुई इंडिगो कैसे काम करती है। हमें मिलते हैं दवा पीकर मरते बच्चे, ठगे हुए छात्र, बर्बाद निवेशक और भारत की राजधानी की जहरीली हवा। आप सोच रहे होंगे, अगला सवाल जो आपके दिमाग में होगा कि आप सोच रहे होंगे कि नियामक कहते हैं कि कर्मचारी नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो क्या हम इसलिए भुगत रहे हैं कि नियामकों के पास लोग नहीं हैं? आइए इसे भी समझते हैं। भारत में हर साल दर्जनों नए कानून बनते हैं, बजट रिकॉर्ड तोड़ता है, डैशबोर्ड चमकते हैं, मगर हकीकत यह है कि कानून है, लागू करने वाले नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला यह देश सरकारी कर्मचारियों के अनुपात में सबसे नीचे है। प्रति 1,000 नागरिकों पर करीब 16 कर्मचारी। नॉर्वे में 144, ब्रिटेन में 100, अमेरिका में 77, चीन में 58, ब्राज़ील में 70, यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत से आगे, जहाँ 23 और 37 कर्मचारी प्रति 1,000 पर हैं। कुल रोजगार का महज 3.8% सरकारी नौकरियां हैं, जबकि ओईसीडी का औसत 21% का है और नॉर्डिक देशों में तो 30% से ऊपर है। यानी हमारी सरकारों ने नीतिगत रूप से ये चुना है कि बाहर से चमकदार हो लेकिन भीतर से खोखला हो हमारा राज्य। नतीजा सामने है। 10,500 फार्मा प्लांट की निगरानी के लिए केवल 201 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, 60% पद खाली हैं। खाने पीने की दुकानें लाखों हैं लेकिन फूड इंस्पेक्टर चुटकी भर, 37 से 40% तक की कमी है। 4,765 के आसपास नगर निकाय हैं जिनमें औसत 37% स्टाफ नहीं है। क्लीन गंगा मिशन में 70%, स्मार्ट सिटी में 68% और जल जीवन मिशन में 65% स्टाफ की कमी है। और ये परिस्थिति बताती है कि नियामकों को लेकर कितनी गंभीरता है। अब आप कहेंगे कि फिर इंस्पेक्टर राज का क्या? हाँ, बार बार हमें इंस्पेक्टर राज का डर दिखाया जाता है, मगर आप हकीकत में समझें, ये इंस्पेक्टर राज नहीं है, ये इंस्पेक्टर वैक्यूम है। ये एक मिथक फैलाया गया है कि ज़्यादा इंस्पेक्टर का मतलब है भ्रष्टाचार। हकीकत इसकी उल्टी है। निगरानी ना होने पर ही जहर वाली सिरप बिकती है। बेसमेंट की कोचिंग में बच्चे डूबते हैं, कोई कॉमर्स के डार्क स्टोर में सड़ा माल आता है और डायग्नोस्टिक सेंटर से फर्जी रिपोर्ट्स आती हैं। एक तरफ शहरों में हर छठा युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ हजारों स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।
राज्यों से हजारों फार्मेसी ग्रेजुएट निकलते हैं मगर दवा इंस्पेक्टरों के पदों पर उनकी भर्ती नहीं होती। सरकार के पास पैसा है, बजट हर साल बढ़ता है, उम्मीदवार मौजूद हैं, बस भरने की इच्छा शक्ति गायब है। एक और बेहद चिंताजनक बात जो समझना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा बहाना हो गई है। ऐसा लगता है तकनीक आकर सब कुछ बदल देगी। डैशबोर्ड तो हैं, लेकिन आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड मिले। मृत लोगों के नाम पर, मरे हुए लोगों के नाम पर 7 करोड़ के बिल पास हुए, क्योंकि फील्ड वेरिफिकेशन करने वाला कोई नहीं था। जल जीवन मिशन का डैशबोर्ड 90% कवरेज दिखाता है, जबकि एनएसएसओ का सर्वे कहता है कि केवल 40% घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी बिना इंसानों के अंधी है। वो झूठ का पुलिंदा तैयार कर सकती है, ज़मीन की हकीकत नहीं बदल सकती। सिलक्यारा में मजदूर फंसे क्योंकि सेफ्टी इंस्पेक्टर नहीं थे, बच्चे मरे क्योंकि दवा इंस्पेक्टर नहीं थे, शहर डूबते हैं क्योंकि नगर निकाय में इंजीनियर नहीं है। और जब तक ये खालीपन नहीं भरा जाएगा, हर नया कानून, हर नया मिशन, वो जो फ्रैंकल बाम की एमेराल्ड सिटी वाली कहानी है, उसका पर्दा बन जाएगा। बाहर से चमकता हुआ और भीतर से खोखला। लाइफ बोटें जो टाइटन की थी, हमेशा आधी खाली रहेंगी। आपका सवाल होगा कि समस्या क्या कानून में है या प्रक्रियाओं में? यह बीमारी भारत की नहीं, दुनिया ने पहले भी देखी है। यकीनन भारत का नियामक ढांचा अकेला नहीं है जो ताकतवर होने के बावजूद अंधा बना हुआ है। समस्या है उस राजनीति में जो नियामकों को बनाती है। वास्तविक उदाहरण तो हमने बता दिए, अब जरा इन्हें सिद्धांत में समझते हैं। मैं हाल में 2 किताबें पढ़ रहा था और दोनों बड़ी उपयोगी हैं इस बीमारी को समझने में। जेम्स सी स्कॉट की किताब है सीइंग लाइक ए स्टेट। ध्यान दीजिएगा, आप जो महसूस कर रहे हैं वही आपको नजर आएगा। स्कॉट कहते हैं कि सरकारें साफ सुथरी रिपोर्ट चाहती हैं, सब कुछ कागज पर एक जैसा, गिनती में आसान। ब्यूरोक्रेसी जटिल हकीकत को, जिंदगी की जटिल हकीकत को सरल नंबरों में बदल देती है। कितने लाइसेंस दिए, कितना पैसा खर्च किया, कितना बजट बढ़ाया गया, कितने जुर्माने लगे, ये डैशबोर्ड पर आता रहता है। और इसी प्रक्रिया में असल जिंदगी की समस्या गायब हो जाती है। भारत में ठीक यही हो रहा है। डीजीसीओ को हर दिन क्रू का डेटा मिलता है, पर वो संख्या देखता है, उसे पता नहीं कि इंडिगो ने पायलट ही भर्ती नहीं किए। सीडीएससीओ को लाइसेंस के नंबर गिनने में मजा आता है, फैक्ट्री में गंदगी और जहर मिलाने की प्रक्रिया देखने वाले लोग नहीं हैं। यूजीसी की वेबसाइट पर फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट चमकती है, सब कुछ एलिजिबल है, बंद एक भी नहीं होती। दरअसल हमें यह भ्रम है कि दिल्ली को या राज्यों की राजधानियों को उनके डैशबोर्ड पर सब कुछ साफ साफ दिखता है। हमें यह भ्रम है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा हुआ सब कुछ ठीक कर रहा है। कोई ना कोई तो ये तय कर रहा होगा कि हमारे बच्चों को जो दवा मिल रही है उसमें जहर ना मिला हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। दूसरी किताब है अनअकाउंटेबिलिटी मशीन, डैन डेविस की किताब है। ये कहती है कि अधिकार बहुत हैं, जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ सिस्टम का दोष है। डैन डेविस स्कॉट को पढ़ के में महसूस होता है कि सरकारें एक हाई मॉडर्निस्ट फार्मूला फेल्योर पर चल रही हैं, जिसमें सरकारें और राजनेता जटिल हकीकत को समझने में नाकाम रहते हैं। ऊपर से एक आदर्श ब्लैंक स्लेट बड़ा विजन थोपा जाता है और उसकी आड़ में सफलताओं को बढ़ने दिया जाता है। नमामि गंगे, जीएसटी, स्मार्ट सिटी, स्वच्छता मिशन, ये सब इसके नमूने हैं। ऐसा लगता है सरकार एक नए नशे का शिकार हैं, जिसमें आंकड़े तैयार करने को सफलता समझ लिया गया है, उन आंकड़ों के सत्यापन करने को नहीं। डेविस के सिद्धांत को लागू करें तो भारत एक अकाउंटेबिलिटी का सिंक है, यानी उत्तरदायित्व का गर्त है। यहाँ प्रोसेस हैं, नियम हैं, अधिकारी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन त्रासदी होती है तो कोई जिम्मेदार नहीं होता। सच्ची जवाबदेही की कोई चेकलिस्ट नहीं है और इससे लगातार एक फीडबैक लूप बनता रहता है। जरूरत यह है कि हर गलती से सीखा जाए, सिस्टम को अपडेट किया जाए और नाकामी की भारी कीमत ली जाए। हम भारत में एक दूसरी तरीके की चेकलिस्ट के दीवाने हैं। रिपोर्ट जमा हुई, हो गया, लिस्ट पब्लिश कर दी, काम खत्म, शोकाज नोटिस जारी कर दिया, हाँ ड्यूटी पूरी। पर फीडबैक लूप नाम की कोई चीज़ नहीं। बच्चे मर गए, सीडीएससीओ ने अपनी प्रक्रिया नहीं बदली। सीसीआई अभी भी भारत में अपने आंखों के सामने मोनोपोलिस को बनने देता है और नतीजा ये है कि गलती दोहराई जाती है, सुधार नहीं होता, चेकलिस्ट पूरी होती रहती है। अगला सवाल, तो अब इस हालत में उम्मीद से ज़्यादा खतरे की पैमाइश जरूरी है। यकीनन नियामकों की विफलता से जो खतरा हमारे सर पर टंगा है उसे समझना ज़रूरी है। इंडिगो के संकट से हमें पता चला कि नियामकों का क्या हाल है। दवाओं में जहर से पता चला कि भारत के रेगुलेटर कैसे कर रहे हैं। इंडिगो के संकट के बाद निवेशकों का पैसा भी डूबा और यात्रियों के लिए अपार समस्याओं का सामना करने पड़ा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ था। क्या आपको आज तक पता है कि जांच कहाँ है, कौन कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? दरअसल ये सवाल दार्शनिक नहीं है, ये खतरा वास्तविक है हमारी ज़िंदगी पर। पहले आप इस टेबल को देखिए कि बोधे और नाकारा नियामक हमें किस खतरे की तरफ ढकेल रहे हैं। जोखिम का नक्शा आगे क्या हो सकता है।
ये टेबल और ये तालिका कोई अनुमान नहीं है, ये उन बीमारियों का आईना है जो आज भी सांस ले रही हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में केंद्र और राज्य के बीच फुटबॉल चल रही है, टेस्टिंग लैब को लेकर, इंस्पेक्टर को लेकर। 2022 से लेकर 2025 तक कई बच्चे, 150 से ऊपर बच्चे अलग अलग जगह मारे गए। अब कल क्या होगा? एक दो और इस तरीके के केस आने के बाद दुनिया का कोई बड़ा देश भारतीय दवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देगा। जोखिम यह है, निर्यात का 300 अरब डॉलर का कारोबार ध्वस्त हो जाएगा, या फिर किसी महामारी में सस्ती भारतीय जेनरिक दवा का कोई विकल्प नहीं मरेगा और लाखों लोग बीमार होंगे। ध्यान दीजिए, 2026 तक नई उत्पादन व्यवस्था का डेडलाइन सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है, नियामक के लिए कोई सुधार नहीं। नियामकों के गुड प्रैक्टिस क्या है, इसके कोई पैमाने, इसकी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। दूसरा खतरा देखिए, प्रतिस्पर्धा कानून में सीसीआई ने 20,000 करोड़ के जुर्माने लगाए थे, जिन्हें कोर्ट ने पलट दिया। कार्टेल चलते रहते और बंद हो गए। कल बड़ी कंपनियां खुलेआम कार्टेल बनाएंगी, दाम तय करेंगी और नए स्टार्टअप दम तोड़ देंगे। दूध, सीमेंट, दवा, टेलीकॉम, हर चीज़ महंगी होती जाएगी, क्योंकि हम कार्टेलाइजेशन को लेकर नियामकों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर सके। अपील की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि वो लंबे समय तक लंबित रह के उसमें कोई हल नहीं निकलता। हायर एजुकेशन में फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की समस्या जस की तस है। भारत की डिग्री की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। हमारे एग्ज़ाम नियामक असफल हैं और इसीलिए लोग बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। हवाई सुरक्षा के मामले में तो एक और हादसा बस एक कदम दूर है। डीजीसीए को सारे डेटा मिलते हैं, पर वो कोई भविष्यवाणी नहीं करता। इंडिगो से लेकर बाकी एयरलाइंसेस के संचालन की परिस्थिति हमारे सामने है। मेंटेनेंस की लापरवाही से बड़े हवाई हादसे का रिस्क है। ऐसी स्थिति में फिर दुनिया भारत के हवाई क्षेत्र पर सवाल उठाएगी। ध्यान रहे कि भारत का डीजीसीए अभी भी विभागीय नियामक है, स्वतंत्र बोर्ड नहीं है। अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था में तो हर साल चुपके से मौतें होती हैं। NABH का एक्रेडिशन आज भी स्वैच्छिक है। लाखों में केवल 3-4 हज़ार अस्पतालों के पास मान्यता है, बाकी मनमाने ढंग से चल रहे हैं। गलत इलाज, इन्फ्लेक्शन, लापरवाही, मौतों की बस गिनती होती। अगली कोई महामारी आई तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे खड़ी होगी? हमने इन 5 क्षेत्रों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि भारत के भविष्य की नींव है और इस नींव में दीमक लगी है, और इस दीमक का नाम है ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही का अभाव। तो आप कहेंगे कि अगर नियामकों की स्थिति है तो सुधार क्या हो? और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि डैशबोर्ड चमकाने के बजाय दरअसल 3 कौन से बड़े कदम चाहिए भारत को, जो उसे डीजीसीए से, दवाओं में जहर से या सेबी के अनुभवों के बाद बनाने चाहिए। पहली चीज़, हर नियामक के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट बोर्ड होना चाहिए। भारत में स्वतंत्र निगरानी बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड में सिर्फ विशेषज्ञ हों, रिटायर्ड जज हों, आम जनता के प्रतिनिधि हों। मंत्रालय का, सरकार का कोई अफसर नहीं होना चाहिए। हर साल हर नियामक का परफॉर्मेंस ऑडिट हो, पूछा जाए कि कानूनी लक्ष्य क्या दिया गया था, कितने हासिल किए। अगर दवा नियामक है तो कितनी दवा कंपनियों में जहर की जांच की, कितने धोखेबाज पकड़े। रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, संसद में पेश होगी, सुधार के लिए समय सीमा तय होगी और लागू करने की ताकत होगी। ब्रिटेन में ऐसा ही सिस्टम है, वहाँ नियामकों के नियामक होते हैं। हमारे यहाँ नियामक राजा बनकर बैठे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। CAG एक्ट में दूसरी बड़ी बात, CAG एक्ट में बड़े संशोधन करके हर नियामक की परफॉर्मेंस का हर 3 साल में एक ऑडिट कराना जरूरी है। सिर्फ पैसा खर्च हुआ या नहीं, ये देखना कि निवेशक सुरक्षित हुए कि नहीं हुए। सेबी ने क्या किया? हवाई हादसे रोके गए कि नहीं रोके गए? डीजीसीए ने क्या किया? दवाओं को लेकर भारत के दवा नियामक ने कितनी सतर्कता दिखाई? शिकायतों का निपटारा कितने दिन में हुआ? और ये रिपोर्ट 90 दिन में संसद में पेश हो, और जैसे CAG की रिपोर्ट होती है 6 महीने में इस पर एक्शन प्लान बनाया जाए। जो सुधार नहीं करें उनके बजट में कटौती की जाए। अध्यक्ष की, चेयरमैन की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो। IFSCA ने शुरू भी किया है अभी हाल में फिनेंशियल रेगुलेशन में, लेकिन बाकी सबके लिए लागू होना चाहिए। और तीसरा, एक नया कानून, रेगुलेटर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट। हर जांच, हर कार्रवाई, हर शिकायत के निपटारे की सख्त समय सीमा। हमें कंप्रहेंसिव कानून चाहिए नियामकों को संभालने के लिए। उसकी अनुपालन की रिपोर्ट हर महीने वेबसाइट पर। बड़े नियम बनाने से पहले जनता से बातचीत, जैसे कि अमेरिका में SEC करता है। हर जुर्माना, हर कार्रवाई, हर अपील का नतीजा सामने आए। ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया में ऐसा ही होता है। नियामक के अफसरों पर भी जुर्माना लगाया जाए अगर उन्होंने देरी की है, प्रक्रिया तोड़ी है। UGC को अगर सीधे यूनिवर्सिटी सील करने, मुकदमा चलाने की ताकत है। CCI के जुर्माने ऐसे हों कि कोर्ट में आसानी से पलटे न जा सकें। विसल ब्लोअर को सुरक्षा मिले और आम नागरिक को नियामक के खिलाफ शिकायत का अधिकार मिले। हमें सच स्वीकार करना होगा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर और डिजिटल क्रांति की बात तो करती है, पर दवाओं की जांच नहीं कर पाती।
स्कूलों में कितने शौचालय बने इसका वेरिफिकेशन नहीं कर पाती, देश की सबसे बड़ी नदी को साफ नहीं कर पाती, खाने में मिलावट को नहीं रोक पाती, हर मानसून में डूबते शहरों को नहीं सुधार पाते। हम अपनी राजधानी को स्थायी प्रदूषण से मुक्त नहीं कर पाते। हमें नहीं तय कर पाते कि किस एयरलाइंस के पास कितने जहाज कितने पायलट होने चाहिए, जबकि ये सब करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे कानून हमारे पास हैं, बजटों में पैसा है, काम करने के लिए हजारों बेरोजगार युवा हैं जो करने को तैयार हैं। तो फिर कबीर कहते थे ना, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, स्थिति वही है। मुझे पुराना ग्रीक प्रतीक याद आता है जिसके साथ हम इस अर्थम का समापन करेंगे। 1739 की बात है, फ्रांस के एक आविष्कारक जैक्स डी वोकांसो ने एक चमत्कारिक मैकेनिकल बतख बनाई थी जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वो अनाज खाती थी, पचाती थी और गंदगी भी निकालती थी। वोल्टेयर ने कहा कि ये तकनीक, ये बतख, इंजीनियरिंग बतख फ्रांस की शान है, लेकिन वो बतख धोखा था। बतख के अंदर एक गुप्त डिब्बा था जिसमें पहले से तैयार ब्रेड का चूरा भरा रहता था। जब बतख खाती थी तो वो चूरा बाहर निकाल दिया जाता था। भारत का रेगुलेटरी सिस्टम वोकांसो की डक है, वोकांसो की बतख है। सब दिखावा है, अंदर हकीकत नहीं है। एक ऐसा राज्य, एक ऐसी ताकत जो हर चीज को नियंत्रित कर सकती है, कानून बना सकती है, मगर कुछ भी लागू नहीं कर सकती, वो किसी भी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो एक यांत्रिक चमत्कार ही है जो खूबसूरत है बाहर से, मगर भीतर से ढह रहा है, डूब रहा है। क्या कुछ बदलेगा? आप सवाल उठाएं। सवाल पूछने के लिए हमने आपको आज के अर्थम में बहुत सारे तथ्यों का आधार दिया है। और बने रहिए द बोनस के साथ, अर्थम के साथ। अगले सप्ताह हम लौटेंगे फिर एक नए विषय के साथ। अगर आप रोज की खबरों के क्या के पीछे क्यों को समझना चाहते हैं तो द वाई फैक्टर के लिए बोनस के सब्सक्राइबर बनिए, बोनस के प्राइम मेंबर बनिए। इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो टाइम मशीन के लिए इंस्टाग्राम पर आइए। किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो बुक न्यूज़ से जुड़िए इंस्टाग्राम पर। फिर मिलते हैं अगले संस्करण में।